ठीक है, सुनेगा। बिफोर वी स्टार्ट द क्लास टुडे, एक दिमाग में सवाल आता है कि भैया अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो हमें उसका आंसर कैसा करना है। ठीक है, इसका आंसर हमने वैसे करना है। बियानी जी लोग को रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप लोग क्लास में ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले जो है हम लोग लिखेंगे। अगर देखो, सबसे पहला है कि 4 मार्क का सवाल बन सकता है, 6 मार्क का सवाल बन सकता है मेनली। ठीक है, वी हैव अ 4 मार्क क्वेश्चन और अ 6 मार्क क्वेश्चन। 4 मार्क के लिए जो इसने फॉर्मेट यूज किया, यू कैन गो फॉर अ पैराग्राफ स्टाइल आंसरिंग, कोई इशू नहीं है सच। इफ यू हैव बिकम वेरी वेरी कंफर्टेबल इस वाले फॉर्मेट में जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं, तो आप लोग इसको भी यूज कर सकते हो कि 4 मार्क एक कंपल्सरी चीज नहीं है। बट जब एक 6 मार्क का सवाल आ जाएगा, दैट मीन्स आईसीआई आपसे प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, राइट? तो इफ इट इज अ हाउ मच मार्क क्वेश्चन, 6 मार्क क्वेश्चन, तो क्या करोगे आप इसमें देखो। सबसे पहला चीज जो हम लिखेंगे वो है फैक्ट्स ऑफ द केस। क्या लिखते हैं हम लोग? फैक्ट्स ऑफ द केस। सुनिएगा, अब क्वेश्चन में हमेशा एक फैक्ट दिया हुआ रहेगा आपको। ठीक है, तो ये सबसे आसान पार्ट लग रहा होगा आप लोग को, वैसे ये आसान पार्ट है भी। बस आप लोग को पूरा पूरा भर भर के पूरा क्वेश्चन ही लिखना है यहाँ। 1 से 2 लाइन के अंदर आपको बताना है कि सवाल क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि एक बड़ा पैराग्राफ दिया होगा, उसको समराइज करने का है। इनटू हाउ मेनी लाइंस? 1 and 2। सर ये कैसे करेंगे? प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, समय दीजिए, हर चीज अच्छा हो जाएगा, है या नहीं? सही बात है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप? फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, उसके बाद आप लिखोगे रेलेवेंट प्रोविजंस। रेलेवेंट प्रोविजंस। और अगर आप लोग स्मार्ट हो, जो कि मुझे चेहरा देख के तो लग रहा है कि है, ठीक है, ओके, खासा ही है, तो रिएक्शन ठीक है। रेलेवेंट प्रोविजंस, और अगर आपको सेक्शंस पता है, सेक्शन नंबर्स एंड सेक्शंस पता है, तो रेलेवेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस मेंशन कर सकते हो। और कोई अगर स्मार्ट बच्चा है तो वो क्या करेगा? सेक्शन मेंशन नहीं करेगा। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? ठीक है, लास्ट में होगा आपका, ये हो गया पॉइंट नंबर 1, ये हो गया पॉइंट नंबर 2। ठीक है, करेक्ट। पहले आपने क्या लिखा? फैक्ट्स ऑफ द केस। नंबर 2 में आपने क्या लिखा? रेलेवेंट प्रोविजंस एंड सेक्शंस। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग रेफरिंग टू द करंट केस के बारे में बताना, राइट? ठीक है, तो ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द मेंशन केस। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज लिखोगे आप, क्या चीज सर? एनीबॉडी? तो आप पर कंक्लूजन तो नहीं बोल सकते, जजमेंट आप ही देते हो। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस तो आ गया है यहाँ पे। ऑब्जर्वेशंस ऑफ द अबव केस, तुम्हारा मेंशन केस तुम्हारा आ गया है। और लास्ट में तुम्हारा रहेगा, ठीक है, डिसीजन बोल सकता है, या फिर कंक्लूजन बोल लो, या फिर वट एवर वर्ड जो तुम्हारा एंड करना है, जस्टिफाई वेदर द प्रपोज थिंग इज यस नो, जजमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा जो भी है। ठीक है, इसमें मेनली आपका 1 मार्क से आधा मार्क से 1 मार्क रहता है आपका इस वाला पार्ट में। फैक्ट्स ऑफ द केस में मेनली हाफ मार्क रहता है। प्रोविजंस इज होल्डिंग अ गुड मार्क ऑफ 2 मार्क्स, एंड बाकी आप समझ लो ऑब्जर्वेशंस एंड इंपॉर्टेंट मेंशन केसेस। ठीक है, अब शुरू कैसे करोगे? फैक्ट्स ऑफ द केसेस तो आपको पता ही है कि जो आपको केस दिया हुआ रहेगा उसको समराइज करने का है। दिस विल कम विद प्रैक्टिस। रेलेवेंट प्रोविजंस आप लोग पढ़ते आ रहे हो, अभी तक जो आपने पढ़ाई की है वो रेलेवेंट प्रोविजंस की ही है। ठीक है, कि एज पर ये, या फिर नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप का आपने कुछ कुछ चीजें पढ़ी है। तो प्रोविजंस विद टाइम जब आप पॉलिशिंग करते रहोगे अपने आपने, तो प्रोविजंस इज व्हाट द सेक्शन इज ट्राइंग टू टेल यू, सिंपल। ठीक है, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मेंशन केस इज, देखो ऐसा नहीं है कि आपको ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द मेंशन केस लिखना है, ऑब्जर्वेशन भी इसमें से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेंशन केस, कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि यही पर्टिकुलर यूज वर्ड करना है। ठीक है, बस ये होना चाहिए जो आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स आपको देता है उसके कहीं ना कहीं पेरिफेरल वर्ड्स आपके आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, वो आपको देखना है कि आपके आंसर्स में मेन मेन वो वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं व्हेन यू राइटिंग द आंसर। अगर वो लिख रहे हो और ये स्ट्रक्चर तरीके से, द मोर इजी यू मेक फॉर द चेकर द पेपर, तो उतना ही वो आपको मार्क्स देने में संकोच नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन में कैसे लिखोगे आप लोग? अगर आपको याद है जो रेलेवेंट केस स्टडी था, as per the relevant case study seen in the case of Balfour versus Balfour, we has observed dash 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 dash। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? अगर आपको याद नहीं है कि वो केस स्टडी क्या था, तो क्या लिखोगे? एज पर द रेलेवेंट केस स्टडी, एज पर अ लैंडमार्क केस स्टडी। ठीक है, अथवा तो चेंज हो सकता है, कीपिंग अडियरेंस टू द सेक्शन नंबर ये, या रेफरिंग टू द अबव प्रोविजंस
एंड सेक्शंस मेंशन्ड, उसके बाद शुरू कर दिया। तो वो आपका इंग्लिश के ऊपर है, थोड़ा बहुत तन्वी मैम से पूछ लेना ये वाला स्टार्ट कैसे कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। शी माइट बी इन अ बेटर पोजीशन टू हेल्प यू, बट ऐसे तरीके से आप आंसर शुरू कर दो, बढ़िया है। अच्छा, अगेन आई एम टेलिंग यू, लॉ इज नॉट अबाउट इंग्लिश, ठीक है। आपका इंग्लिश चाहे नॉर्मल हो, ठीक है, और एकदम स्ट्रेट टू द पॉइंट अगर आप लिखते हो और उसमें थोड़ा बहुत ग्रामर मिस्टेक भी होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप ये अपने आप को मत बोलना कि यार लॉ में तो मेरा अच्छा इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं तो इंग्लिश ही है। समझ में आया? ये एकदम झूठ है। देखिए लॉ में आप देख लीजिएगा जिसको हाईएस्ट मिला है उनका इंग्लिश शायद ऊपर नीचे होगा, बट रेलेवेंट प्रोविजंस जो है वो उन्होंने अगर सही लिखा है तो हमेशा आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चलेगा बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, श्योर हो 100%? तो ये तरीका है आप एक 6 मार्क का आंसर लिखने का। ये कैसे परफेक्ट होगा? बाय राइटिंग योर आंसर्स। अगर आपको समझ में आया तूने एक आंसर लिखा है, इसको ब्रेक डाउन कर देना इस लेवल पे। अगर तू कर पा रहा है मेरे को आंसर वापस चेक कराना, फिर खुद बताना कि भैया कौन सा बेटर हो रहा है मेरा आंसर। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जब आप लॉ का पेपर देखोगे ना, यू विल नो द क्वेश्चंस, यू विल नो व्हाट आई हैव टू राइट, बट यू विल नॉट बी एबल टू राइट। मेरा बात समझ में है? जुनैद को पता है उसको पसंद कौन है, उसका सारा फीचर्स पता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, assumption assumption, बट वो बात नहीं कर पा रहा है। इस बात समझ में आ रहा है? तो कुछ आगे बढ़ेगा क्या चीज? नहीं बढ़ेगा। बात यही है कि लगेगा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट यू कैन नॉट इनिशिएट। और जब इनिशिएट नहीं, अगर आप उस समय ये सोच रहे हो कि मैं शुरुआत कैसे करूं, यू आर वेस्टिंग टाइम। एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल जो टाइम मैनेजमेंट में इशू होता है वो लॉ का पेपर में होता है। अगर आप लोग किसी भी प्रीवियस स्टूडेंट लोग का हिस्ट्री देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बिगर एक्सेस, ठीक है। तो ये इशू होता है, तो आपको बहुत स्मार्टली आंसर लिखना जरूरी है। और यहाँ पर बहुत सारे नमूने ऐसे हैं जो आंसर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको इच्छा है कि आप नमूना बनकर रहना चाहते हो, बनना है, ओके। तो भैया ऐसे बहुत ज्यादा ताना मार दिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम लोग पिछला क्लास में कंसिडरेशन जैसा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट को स्टार्ट किया था। कोई मुझे बता पाएगा कि कंसिडरेशन का मतलब क्या था? कंसिडरेशन का मतलब था समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यू। बोला कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है जनेबे अली, नहीं जनेबे अली नहीं, जनाबे अली, उसको अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को बनाना है तो कंसिडरेशन होना जरूरी। बिना कंसिडरेशन का कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल ही नहीं, ठीक है। हमारा इनिशियल डिस्कशन इसके ऊपर है, बट आज आपके और भी कई सारे भार होते हैं ना, वो दिमाग में जो भार है आपका वो सब खुल जाएगा। बोलता है, अरे यूनिट नंबर 1 में तो भैया ये पढ़ा था ना, इसमें ये आदमी, इसी को बोलते हैं मैच्योरिटी विद लाइफ, जहां आपको समझ में आता है कि सिर्फ ऐसे डायरेक्शन में जिंदगी नहीं चलती है, जिंदगी ऐसे 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 चलती है या नहीं? तो आज मजा बहुत आएगा आप लोगों को बता रहे एक बार के लिए, बट एक बार सबसे पहले फटाफट हम रिवाइज करते हैं। सेक्शन नंबर 2F of the Indian Contract Act 1872 defines consideration. 2D defines consideration, उसका मतलब क्या था? When at the desire of the, मतलब डिजायर हमेशा किसका रहेगा कंसिडरेशन का? प्रॉमिसर का। जिसने तुम्हें ऑफर दिया है उसके डिजायर में ही कंसिडरेशन मूव करेगा। बट प्रॉमिसी का केस में सेकंड लाइन, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जिसको इसको अगर डेफिनेशन दिखना पड़ रहा है, देखो आपकी आंखों में शर्म की धूप दिखनी चाहिए, ठीक है, कि अगर आपको डेफिनेशन दिखना पड़ गया है तो, ठीक है। अब शर्म के माने पे नीचे तो करेगा नहीं हाथ आप लोग, और जो लोग टक टक क्या करके नीचे देख रहे हैं हल्का हल्का, मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, ठीक है। बताइए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी, और मतलब डिजायर हमेशा किसका होगा? प्रॉमिसर का, ठीक है। डिजायर किसका होगा? प्रॉमिसर का। बट बैठने वाले और चलने वाला या तो प्रॉमिस ही हो सकता है या फिर एनी अदर पर्सन, ठीक है। समझ गया ना, मजाक में बोला डिजायर, ठीक है। व्हेन द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन इज हैज डन और एब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग, मतलब उसने किया या वो नहीं करने वाला था। फिर डज और एब्स्टेन्स फ्रॉम डूइंग, मतलब अभी कर रहा है या नहीं करेगा, नहीं नहीं कर रहा है, या फिर और promises to do or abstains from doing such act or absistence is known as consideration। चलेगा, ठीक है, चलेगा, समझ में आया आपको? मतलब इसमें रौनक साहब हम लोगों ने 4-5 ब्रेक किया। नंबर 1, कंसिडरेशन कुछ करने को कहते हैं, इट इज एन एक्ट फॉर, इट इज एन एक्ट फॉर डूइंग समथिंग। नंबर 2, कंसिडरेशन कुछ ना करने को भी हो सकता है,
कुछ अड़े तो मैंने बता दिया। नंबर टू क्या था, कुछ ना करने का। नंबर थ्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। क्या किसी के अंदर कितना गुर्दा है, मुझे बता पाए इसमें कौन सा केस लॉ था? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बाध्य हो याद है ना, बाध्य हो। ठीक है, बाध्य हो याद आया, दुर्गा प्रसाद वर्सेस याद है ना, वो नॉट शॉप। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब फुलफिलमेंट जो है या तो हम भी कर सकता है या कोई दूसरा इंसान भी कर सकता है। उसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन था, वो कौन सा था? कोई स्पेशल स्किल इन्वॉल्व है तो उस केस में पॉसिबल नहीं, बाकी अदर केसेस में इट इज अलाउड। कंसिडरेशन में भी पास प्रेजेंट और चलेगा बिल्कुल। पास कंसिडरेशन वैलिड होता है क्या? सही बात है, बिल्कुल यहाँ तक पक्की बात। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या था, लीगल रूल्स। लीगल रूल्स में सबसे पहली बातें हमने क्या की थी? कंसिडरेशन मस्ट मूव विद द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। इसमें आपको मैंने दिखा था ना, वो नॉट शॉप याद आ रहा है किसी को? ऐसे बनाने के लिए बोला था, उसने बोला हाँ बना लूंगा, बट बनाया कैसे? ऐसे। क्या उसने सही किया है, गलत किया? सही किया, क्योंकि हमेशा जो इच्छा होता है वो किसके थ्रू जाता है? किसके थ्रू? प्रोमिसर। और इस केस में प्रोमिसर कौन था? करेक्ट है, वो डायग्राम से याद आ रहा है, देखा ना तो? डायग्राम का फायदा देखा तो? थैंक यू, मैं खुद का तारीफ करा रहा था ऐसे ही। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसमें भी एक केस लॉ था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, जो था चेन्नैया वर्सेस रमैया। उसमें याद है ना, बहुत ज्यादा बूढ़ी माँ एंड छोटी जवान बेटी। ठीक है, लगता है शादी लेट से हुआ है। ठीक है, सब लोग क्या फर्क पड़ता है? ठीक है। अब बात यह है कि उसने क्या बोला कि आप, जब मैं जा रही हूँ तेरे प्रॉपर्टी को, अपने प्रॉपर्टी को भी तेरे नाम कर रही हूँ, बट तेरे साथ में एक मेरा कंडीशन है क्या? कि मामू को हर साल पैसे देने हैं। ठीक है, बट उसने पैसे नहीं दिए। तो उसने बोला कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? मेरी और मेरी मम्मी के बीच में, तू कहां से आ गया? वही, मम्मी मम्मी। हाँ, ठीक है, और इसलिए याद रहेगा। डॉटर, डॉटर मतलब बेटी। ठीक है, तो क्या बोला मामू को, क्या बोला मामू, क्या मामू क्या बोलेगा? कि भले ही कॉन्ट्रैक्ट बन गया हो, वो हो सकता है कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट हो। वो भले ही स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट हो, बट वो स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन नहीं था, तो वी कैन एक्चुअली एग्जीक्यूट द कंसिडरेशन। याद आ रहा है आपको? कॉन्ट्रैक्ट बना किसके किसके बीच में था? उसके मम्मी और उस बेटी के बीच में। बट ये किसका भागीदारी बन रहा है? कंसिडरेशन का। वो कॉन्ट्रैक्ट का भागीदारी नहीं है, वो किसका भागी है? कंसिडरेशन का। वहां पे बिल्कुल अलाउड है। कंक्लूजन? नहीं, आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंसिडरेशन में बी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। आई थिंक दैट वाज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट। याद है ना आप लोग को? ठीक है, पक्की बात। एकदम एग्जैक्ट वैल्यू का ऑफर हो वो जरूरी नहीं है, कम का भी हो सकता है और ज्यादा का भी। बट ध्यान रखिएगा, अगर बहुत सब्सटैंशियली कम है और अगर फ्री कंसेंट ऑब्टेन नहीं किया गया है, तो मे बी इट इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लास्ट पॉइंट जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, जो कि क्या था? ये डिस्कस किया था या नहीं किया था? नहीं किया था, ओके। ओके ओके, आइए नंबर सिक्स क्या लिखा हुआ है, देखे तो? परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू फॉर्म। या तो समझ में आ गया परफॉर्म, या तो पर इसके पहले तक पॉइंट फाइव तक क्लियर थे ना? अरे दुखी मत ना, ठीक है तो? ओके, परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू फॉर्म। अब सुनो, इसके लिए मेरे को कुछ दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्या आप सब तैयार हो? ओके, इसको, ये सीन याद है क्या किसी को? और टेंशन भी लग रहा है, ये कर। एक सेकेंड। हाँ, है, बढ़िया। और टेंशन में लग रहा है। हाँ, ये कर क्या चिल्ल है। आजा।
ठीक है, ये सीन में क्या हुआ मेरे को बताओ, सीन में समझ में नहीं आया। सबसे पहला बात है कि उसमें हीरो है, वो पुलिस है, ठीक है, उसका परिवार या कोई भी जो जान पहचान का था उसको छेड़ा, ठीक है, उसका तेमा सॉर्ट हुआ, और वो लॉ ऑफ फिजिक्स को डिफाई करते हुए ये जो भी गुड्डा लोग था, ये लोग को क्या करा था, धोया बढ़िया से, और ये काफी दिन तक तंग कर रहा था, इसकी वजह से इतना बुरी तरीके से धोया। अगर एक बार के लिए हम लोग स्पेशल वीएफएक्स लॉ ऑफ फिजिक्स को सबको इग्नोर कर दे, ठीक है, सब कुछ इग्नोर कर दे, तो आप मुझे बताइए बाद में क्या हुआ जब ऐसे बचा लिया सबको। तो ये जो बेटा था ना, उसको छोटा सा करके प्यार किया था उसको, उसकी मम्मी एकदम अलग लेवल का खुश हो गया, बोलता है बाजीराव सिंघम साहब, क्या ताकत है आपके अंदर, क्या डोले और शोले है आपके अंदर, मैं तो आपकी फैन हो गई हूँ। इस खुशी में, इस खुशी में क्या बोला मैंने, क्योंकि आपने हमारी रक्षा की है तो मैं आपको कितना रुपए देना चाहती हूँ, 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ, ठीक है, मैं कितना देना चाहती हूँ, 10 लाख रुपए देना चाहती हूँ, ठीक है। आप मुझे बताइए, या चलो एक बार के लिए 10 लाख आपको लगता है ज्यादा बड़ा अमाउंट है, ठीक है, तो अगर इफ आई राइट 1 लाख ऑल्सो, ठीक है, आप मुझे बताइए क्या एक ये वैलिड कंसिडरेशन है, बताइए, क्या एक वैलिड कंसिडरेशन है, मेरा सवाल है आपसे। ये गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट होता है कि आपने आउट ऑफ कर्टेसी आपने दे दिया, दिस इज नॉट अ गिफ्ट। जो उन्होंने उनको जान बचाया, गुंडों से बचाया, उसके अगेंस्ट में आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड आउट ऑफ हर बिलीफ शी गिव अ चेक ऑफ हाउ मच, चेक या रुपया ऑफ कुछ भी, ऑफ रुपीज 1 लाख। क्या ये एक वैलिड कंसिडरेशन के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, मेरा सवाल है आपसे। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्यों? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पुलिस ने जनता को बचाया है, वो तो पुलिस का क्या है, काम ही है। पुलिस का काम ही, ठीक है, कि जनता का सेवा करना है। उसके अगेंस्ट उसको अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रहा है तो उसे हम वैलिड कंसिडरेशन नहीं माने, ठीक है। बात समझ में? एग्जाम्पल, एक पोस्ट वाला भैया जो है, ठीक है, एक पोस्ट वाला भैया जो है वो डिलीवरी करता है, ठीक है, सामान, जब वो डिलीवरी करता है सामान को, तो आप उससे कोई एक्स्ट्रा पैसा देते हो क्या? और अगर बाई चांस एक्स्ट्रा पैसा दिया तो क्या वो वैलिड कंसिडरेशन होगा? नहीं होगा, सही बात है, बिल्कुल नहीं आता। बट सोचो अगर आपने डिलीवरी मंगवाया था शांतिपुर में, कहाँ मंगवाया था, शांतिपुर में आपने डिलीवरी मंगवाया, बट आप खुद हो मालीगांव में, कहाँ हो, मालीगांव में, तो आपने वो बोला भैया एक काम करो ना, मैं अभी शांतिपुर में नहीं हूँ, मैं अभी मालीगांव में, एक काम करो, आप जो है शांतिपुर से मालीगांव तक आ जाओ, मेरे को पार्सल डिलीवरी कर दो, ठीक है, मुझे पार्सल डिलीवरी कर दो, और उसके अगेंस्ट आपने उसे एक्स्ट्रा पैसे दिए, क्या ये एक लीगल कंसिडरेशन है? यस, क्योंकि वो लीगली बाउंड कहां तक था, शांतिपुर तक, बट आपने उसको सर्विस कहां तक मंगवाया, मालेगांव तक, इसीलिए जो एक्स्ट्रा दिया आपने वो वैलिड कंसिडरेशन होगा। यानी कि जिस चीज को मैं लीगली परफॉर्म करने के लिए तैयार हूं, रेडी हूं, उसके अगेंस्ट अगर आपको कोई भी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिल रहा है, वो शुभम साहब वैलिड नहीं होगा। बट अगर आपने वो ड्यूटी बाउंड के बियॉन्ड कुछ किया, उसके अगेंस्ट आपको मिला, तो वो वैलिड होगा। रीड कर देंगे, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी द परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग ड्यूटी, उसको उस काम के लिए सैलरी मिलेगा ना, उसके ऊपर पैसा काहे देने का, ठीक है, चलेगा क्या? द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्ट बाय अ पर्सन हु इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म द सेम कैन नॉट बी कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया आपको? वो सेम चीज के लिए अगर उसको पैसे मिल रहे हैं, उसे हम कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अ प्रॉमिस टू पे मनी टू अ विटनेस, क्या ये वैलिड होगा? आपके सामने कोई जन जा रहा था, उसको बोला कि सुन, जब कटघरे में जाओ तो हमारे बिहाफ में अच्छे से विटनेस बनना, सब कुछ नहीं बताना, उसके आगे 10,000 रुपए पकड़ाया, क्या ये सही कंसिडरेशन होगा? अरे वो उसका ड्यूटी है कि जब वो ऐसे कटघरे के सामने खड़ा है, मिलॉर्ड जो भी मैं कहूंगा सब झूठ कहूंगा, सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, ये उसका ड्यूटी है या नहीं है? उसके अगेंस्ट आप कोई पैसे देते हो तब भी वो क्या होगा, वॉइड होगा। सिमिलरली नंबर 2 क्या है, क्या हुआ सुनो, दिपिया था, ठीक है, दिपिया था, दिपिया ने क्या किया, 31st के टाइम में एक रिटर्न फाइल कर दिया, क्लाइंट बड़ा खुश हो गया, फीस किया, फीस तो दिया ही दिया, साथ में 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा चेक पकड़ा देके, दिपेश आपने मेरा इतना अच्छा काम किया, ये रखिए, कितना रुपया, 20,000 रुपया, क्या ये वैलिड कंसिडरेशन है? द आंसर इज व्हाट, नो, द वैलिड कंसिडरेशन इज नॉट देयर, क्योंकि उसको लीगली बाउंड है ना वो, अगर उसने उसका फाइल लिया है तो वो लीगली बाउंड है टू फाइल हिज
रिटर्न। बात समझ में है? उसके अगेंस्ट जो फीस उसको मिलना चाहिए वही क्या होगा, वैलिड कंसिडरेशन होगा। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। बट इसका एक्सेप्शन क्या है, अगर आप ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो जो लीगली बाउंड के बियॉन्ड है, उसके अगेंस्ट अगर आपने कंसिडरेशन ले लिया है तो वो परफेक्टली वैलिड होगा। देखो पता समझ में नहीं आ रहा, तारी समझ में आ रहा है तो अनुष्का इतना सुखी और मुंह बना के रखा है। तो तुम उतरू में पहली बार पूछे क्या, मेरा काम पढ़ाने का, फेस रीडिंग नहीं है। ठीक है, फेस रीडिंग का मैं अलग चार्ज लेगा और ये वैलिड कंसिडरेशन होगा, क्योंकि मैं लीगली बाउंड किस चीज के लिए हूँ। बात समझ में आया? ठीक है, जो मेरा लीगली बाउंड काम है वो क्या है, पढ़ाने का, आप लोगों को समझाने का बढ़िया से। अब फेस रीडिंग करके एनालाइज करके देखे या फिर मैथ्स का काम करें हम यहाँ पे, वो मेरा काम नहीं है। वो अगर मैं करता हूँ तो पहले तो मेरे को गाली मत देना, दूसरा मुझे एक्स्ट्रा कंसिडरेशन मिलना चाहिए, उसके लिए मैं लीगली बाउंड हूँ। द आंसर इज व्हाट। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? समझ में आ गया अनुष्का जी? ऐसे टैलेंटेड आदमी लोग बोलते हैं। बट वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू डू मोर, क्या बोला मैंने, टू डू मोर देन ही इज लीगली बाउंड टू डू, सच प्रॉमिस इज नॉट, और अगर वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है, पब्लिक पॉलिसी मतलब जनहित में जारी है, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जो कि लीगली बाउंड के ऊपर कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे जोड़ियां बनाई, ठीक है, तो जनहित में है, हित है उसमें तो, और उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन ले रहा हूँ, ऐसे लेता नहीं हुआ, लोग बाग अगर देख लिया बाई चांस तो और तगड़ा जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, अगर वो अपोज पॉलिसी नहीं है तो इट इज कंसिडर एज अ, ठीक है, बट इट शुड नॉट बी वेग एंड अनसर्टेन, ये तो हमें पता ही है, बिकॉज कंसिडरेशन शुड नॉट बी वेग एंड अनसर्टेन। ठीक है, मैंने एक इंसान को टाइपिंग के लिए बुलाया, मैंने एक इंसान को टाइपिंग के लिए बुलाया और फिर उससे पेपर को डिजाइन भी करवाया। उसको बुलाया किस चीज के लिए था, मैंने टाइपिंग के लिए, करवा के आया ना मेरे साथ में डिजाइन, तो मैं उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहा हूँ उसके लिए, तो वो क्या है, सही बात है बिल्कुल यहाँ। ठीक है, ओनली लेजेंड्स कैन अंडरस्टैंड, इट वाज अ रियल एग्जांपल। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, ये समझ में आ गया आपका? मतलब अगर मैं आपको कंसिडरेशन दे रहा हूं जिसके लिए आप लीगली बाउंड हो, उसके अगेंस्ट में एक्स्ट्रा कंसिडरेशन, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूं, दैट वोंट बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड कंसिडरेशन। एक्सेप्शन क्या है, कि मैं लीगली बाउंड के बियॉन्ड भी कुछ काम कर रहा हूं और वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी नहीं है, तो उस कंसिडरेशन को हम लोग क्या मानेंगे, एज अ गुड कंसिडरेशन। समझ में आया या नहीं आया? मजा, कोई दिक्कत तकलीफ इशू नहीं? नेक्स्ट, फोटोआ पॉइंट है ना बाकी दोनों, क्या लिखा हुआ है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूशनरी। मतलब क्या है, हाँ मतलब जिस जो बात जनहित में है। ठीक है, अब अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी ऐसा भी है कि तुमको जबरदस्ती का पोल्यूशन वोल्यूशन क्रिएट कर जिसकी वजह से लोगों का हानि हो रहा है, तो वो भी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मैंने बोला कि अंशुल तू रोज आया कर क्लास में, ठीक है, रोज आया कर क्लास में, मैं तेरे लिए प्राइवेट जेट अरेंज करवा दूंगा। ये कोई रियल बात है क्या, हेलीपैड का तौजी लगाएगा मेरे ऊपर में, पॉसिबल है क्या? नहीं है। इल्यूजनरी है या नहीं है? जैसे ये हिमांशु जी जो है, हिमांशु जी बोलता है कि तुम मेरा एक काम कर दो यार, इसकी है एक जन, ठीक है, इसकी है ना महक, है ना, ए, देखो शर्मा गया महक। मैं हिमांशु का एक जन है, बोलता है मेरा ये काम कर दो वो काम कर दो, और बोलता है क्या पता है क्या तुमको, मैं तुम्हें रोज आईफोन दूंगा, रोज, एवरी डे आई विल गिव यू एन आईफोन रेगुलरली। ये इल्यूजनरी है या वो क्या है, फेक है? या फिर चांद तोड़ तोड़ ले आऊंगा बोलता है, या फिर सिक्स पैक 2 महीना में डेवलप कर लूंगा, पॉसिबल है क्या? नहीं है, तो ये क्या है, ये क्या है, इल्यूशनरी है। तो ऐसा कंसिडरेशन गुड कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं, मतलब कि कंसिडरेशन शुड अट्रैक्ट व्हाट, सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू। अगर कोई चीज लीगली फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है तो उसे हम वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे नहीं। अगर तुमने बोला कि आप अड़ंग धड़क करके जादू करके आप किसी डेथ इंसान को जिंदा कर दोगे तो वैलिड कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा हो, जितना मैंने सिंसियरली और सीरियसली इस टॉपिक को समझाया है, उतना को समझ में आ गया कि एग्जाम में कितना बार पूछेगा ये वाला चीज। ठीक है, हाँ हाँ। नेक्स्ट, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी व्हाट, अनलॉफुल, इमोरल और अपोज पब्लिक पॉलिसी। तो है ही ना भाई, तुम किसी को घूस दे रहा है, तुम उसे घूस दे रहा है, ठीक है, तुम कोई इमोरल काम कर रहा है, तुम किसी को कुचल के आगे बढ़ रहा है, उसको पैसा दे रहा है, और लिटरली समझ में आ गया ना, तो वो सब वैलिड कंसिडरेशन होगा क्या? नहीं। सही बात है बिल्कुल, यहाँ तक पक्की बात, 100% श्योर। ठीक है, की बात, तो ये सब कंसिडरेशन समझ में, 3-4 मेन पॉइंट तो समझ में आ गया। तो सबसे पहला तो ये वाला लीगली बाउंड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 केस स्टडी मैंने देख लिया आपका,
और कंसिडरेशन डिड नॉट बी एडिक्वेट, ये वाला पॉइंट के ऊपर सवाल आपको पूछने का बहुत हाई चांसेस रहता है। लीगली बाउंड तो अभी तो करा है बाबू, सिंघम वाला सीन दिखा दे, सब कुछ दिखा दे, वो सेम पॉइंट है। ट्रिक्स होता है ये इससे चाहिए, समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल याद है। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, लीगल रूल सबको समझ में आ गया बढ़िया से। मैंने कहा था पूरा कंसिडरेशन को शुभम मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट में डिवाइड किया, वेरी गुड। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, एक खत्म हो गया, कंसिडरेशन होता क्या है, लीगल रूल्स क्या है। नंबर 2 जो है डिस्कस करना है वो है सूट बाय द, सूटना नहीं है ये, हाँ। सूट मतलब लीगल सूट होता है आपका, ठीक है। सूट बाय द थर्ड पार्टी। सुनिए सुनिए, अभी तक आपने क्या पढ़ाई की थी मुझे बताइए, अभी तक आपने मुझे बताइए क्या पढ़ा, ठीक है। अब मुझे बताइए, आपने लाइन तो सुना होगा, जब जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, इसका मतलब क्या है? आपस में दो पार्टी तो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में सेटलमेंट हो चुका है, तो थर्ड पर्सन को आगे कोई मतलब नहीं है। दैट मीन्स टू मेक इट मोर सिंपलर एंड टू मेक इट मोर सीरियस, ठीक है, इज कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वही अल्टीमेटली कैन फाइल अ सूट, कैन ऑल्सो फाइल अ सूट, ठीक है। वो सू कर सकता है, राइट, 2 बार हो गई, क्या कर सकता है, सू, ठीक है। तो अब मुझे बताइए, जब पार्टीज नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट का, तो क्या वो सूट फाइल कर सकता है? द आंसर इज व्हाट, नो। नॉर्मल सिचुएशंस में इसको बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलता है इसको? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी मतलब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की वजह से जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही ने एक दूसरे को क्या कर सकता है, खिलाफ क्या कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है। समझ में? एक वापस रीड करते हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज व्हाट, स्ट्रेंजर अगर कंसिडरेशन का है तो वो क्या है, वैलिड है, बट स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड नहीं है। ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सू। समझ में आया आपको? ठीक है, स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट सू एंड इज नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बात समझ में आया क्या? अब तक यहाँ तो आपको क्या समझ में, ये तो आपको पता ही था कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए हाउ मेनी पार्टीज डू यू रिक्वायर, 2 पार्टीज। बोलो लीगली बाउंड होना चाहिए, तब जाके उनके बीच में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर, एक्सेप्टेंस, वो सब चीजें तो होती ही है। और अगर वो लोग को सूट फाइल करना है, कटघरे में लेके जाना है, तो दे कैन ओनली बी टू द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मेक सेंस और नॉट मी, ठीक है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस, इसके कुछ क्या है, एक्सेप्शंस, जो कि आपके लिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? वैसे 99% केसेस में क्या होना चाहिए, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल कर सकता है, बट ये है 1% केस जहां पे एक्सेप्शन रहेगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ देखो, इन अ केस ऑफ ट्रस्ट, इन द केस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट पता है क्या होता है? अरे ट्रस्ट मतलब वो ट्रस्ट नहीं रहे, पिंकी प्रॉमिस वाला ट्रस्ट नहीं बोल रहा हूं मैं। जो ट्रस्ट है, एसोसिएशन होता है जो बाकी लोगों का भला करता है, वो ट्रस्ट का बात कर रहा है। होता है ना जो बच्चों का परवरिश कर रहा है, बूढ़ों का ध्यान रख रहा है, ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रस्ट। क्या हुआ, सुनो मेरा बात को, केस बहुत गंभीर है, मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब क्या हुआ, एक चिंटू है, ये क्या है, सर ये चिंटू वाला पार्ट, अच्छा रो, हाँ, ये बात, ठीक है। ये अपन देख ही रहे हैं, साइड में सबसे हीरो आदमी है। एक ट्रस्ट, आपको पता है कि ट्रस्ट जो है गरीबों की मदद करता है। ये ट्रस्ट क्या करता है, गरीबों को मदद करता है, गरीबों को मिलकर हाई फाई करवाता है, ठीक है। तो ये सबका गरीबों को बहुत मदद करता है, बहुत अच्छा काम करता है ये ट्रस्ट, ठीक है। मेरे को लगा कि यार जिंदगी में जितना भी कमा लो, जब तक आप रुपए नहीं देते हो, डोनेट नहीं करते हो, तो कोई मतलब नहीं है, राइट। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना क्या, 2 लाख रुपए क्या कर दो, ट्रस्ट को डोनेट कर दो। सिर्फ इसलिए ना, अरे ये मैं हो रे, CASS, मेरा पुराना फोटो है। हाँ मुझे पता है, कुछ होगा 4-5 साल, 4 साल। हाँ, मैंने टाइप किया गूगल में, शशांक साहब करके पहला फोटो है, तो मेरे साथ है। देखना तुम लोग,
तो इमेजेस में जाना, इसमें फोटो मिल जाएगा आपको। गूगल वाला जो फोटो है उसमें इमेजेस में जाना, ठीक है। अरे पहले सुन लो, उसके बाद देख लेना यार, कैसा भरोसा ही नहीं है, कैसा जिंदगी हो गया मेरा। आप थोड़ा और फेमस करो तो पहला और सर्च करो में आ जाएगा, विकिपीडिया की तरफ से। ठीक है। तो अभी क्या हुआ, देख के रह गए लोग, है ना। तुमको क्या लगा, नहीं नहीं है, इमेजेस में जाओ मिलेगा तुमको। हाँ देखा, देखो उसको पहला वाला भी मिला, देखो उसको पहला वाला भी मिला, देखा। हाँ ठीक है, सब लिंक्ड है, चलो आओ। अरे अभी सुन लो यार। हाँ ये जब सही टाइम नहीं चल रहा था तब है। आओ, सुनो सुनो, बस हो गया, स्टॉप कर लिया। चलो, अब मैंने डोनेशन कितना रुपए का दिया दीपेश? 2 लाख रुपए। आपको पता है ट्रस्ट को हैंडल करने वाले ट्रस्टीज होते हैं, ट्रस्टी से मेंबर्स होते हैं, ट्रस्टी मेनली हेड हो गया, ठीक है। ट्रस्टी का नाम क्या था? गोलू। ट्रस्टी का नाम क्या था? गोलू। गोलू वैसे इंसान अच्छा है, ठीक है। गोलू वैसे इंसान बहुत बढ़िया है, बहुत मेहनती है, वो सब एल्डरली लोगों के लिए काम भी कर रहा था, उसी को भरोसा को देखते हुए मैंने कितने रुपए डिनोट किया? 2 लाख रुपए। बट प्रॉब्लम क्या है, ध्यान दे। गोलू ने देखा किसको? राशि। किसको देखा? राशि। वैसे तो गोलू बहुत सख्त इंसान है, सख्त लौंडा है, बट यहाँ वो निकल गया। राशि बोली, और गोलू को क्या हो गया राशि से? क्या है, राशि बोली इतना दिन हो गया है तो मुझे कुछ गिफ्ट नहीं दोगी? ठीक है, दोगे तो। राशि बोला गोलू को, क्या तुम मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? क्या बात करता है। ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। अब मुद्दा क्या है, राज तो गोलू बोला है ऐसा, आपने ऐसे कैसे कह दिया, मुझे बताइए क्या चाहिए। बोला मेरे को आईफोन 14 प्रो मैक्स चाहिए, 1 TB वाला। बोला इतना महंगा मतलब, मेरे को टीवी हो जाएगा। ठीक है। तो गोलू ने बोला, अब गोलू बेचारा फर्स्ट टाइम कुछ राशि ने मांगा है, क्या करे। वो फोन था 1.5 लाख का, 1.5 लाख का फोन था। गोलू के भाई साहब के पास इतना पैसा जमा ही नहीं था। उसको याद आया, क्या आया याद है? एक चेक आया हुआ था, कितना रुपए का? 2 लाख। किसके तरफ से? मेरे तरफ से, जो आपने गूगल में वैलिडेट भी किया है कि मैं ही हूँ। ठीक है। मेरी तरफ से 2 लाख का चेक मिला, इसने बोला क्या पता चलता है, एक बार के लिए यूज कर लेता हूँ, एक बार के लिए यूज कर लेता हूँ। किसको देने के लिए? राशि को आईफोन 14 देने के लिए। सही बात है या नहीं है? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, और उसने वैसा किया, और मेरे को पता चला इसके बारे में, मेरा खून खोल गया। मैं बोला आज तक मैं नहीं ले पाया, और तो उसको दिला रहे। ठीक है। और मैंने केस फाइल किया, किसके अगेंस्ट? गोलू के against। ये गोलू, तूने ऐसे किया तो किया कैसे, तूने ऐसा इतना बड़ा विश्वासघात किया कैसे? तो गोलू क्या आपने का पता है क्या? लॉ नहीं पढ़ा क्या भैया, बताओ। हाँ, मैंने बोला क्यों, ऐसे क्या है? बोला क्या कि आर्टिस्ट का कॉन्ट्रैक्ट कौन था? बोला मैं और ट्रस्ट। मैं तो हुई नहीं, तो आप मेरे खिलाफ सूट फाइल ही कर सकते नहीं हो। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा है क्या, कि पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन सूट अगेंस्ट ईच अदर। मैं बोलूंगा सुन, पूरी क्लास नहीं की थी मैंने, ठीक है। बोलता आपकी बार कर लूंगा, क्यों? क्योंकि इसका क्या है, एक्सेप्शन है कि जब ट्रस्ट होगा, उस केस में जितना रिस्पॉन्सिबल ट्रस्ट है, उतना ही रिस्पॉन्सिबल क्या है, ट्रस्टी, जिसके नाम पे मैंने जॉब जो है या वर्क जो है या अमाउंट जो है वो एलोकेट किया था। उस केस में मैं भले ही ट्रस्ट से डील कर रहा हूं, बट आई कैन फाइल अ केस अगेंस्ट गोलू इवन इफ ही इज अ थर्ड पार्टी टू द। बात समझ में आया या नहीं आया, मुझे बताइए। क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? एकदम मस्त एग्जांपल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट मतलब रीडिंग करना है तो क्या लिखेंगे? अब बेनिफिशियरी मतलब समझ गए, ट्रस्टी वाला चीज है बेनिफिशियरी। ठीक है। कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट थ्रू विच ही वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। समझ में आया आपको? ठीक है। सेटलर एंड ट्रस्टी के बीच में अगर वो पार्टी नहीं भी है, स्टिल मैं केस फाइल कर सकता। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात, क्योंकि ये बहुत छोटी तरीके से दिया हुआ है। हेंस आई विल शेयर द पीपीटी विद यू सो दैट यू कैन रिमेंबर द एग्जांपल विद द डायग्राम। इसलिए इतना बड़ा बड़ा एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, चलेगा। एकदम सिंपल केस में क्या है, ट्रस्ट और मेरे बीच में अगर सेटलमेंट हुआ है, इवन इफ द ट्रस्टी वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल उसके अगेंस्ट हम सूट फाइल कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, बेनिफिशियरी रहा है ऑफ द ट्रस्ट। चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, पक्की बात। 100%। नेक्स्ट नंबर 2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको लीगली भी आना चाहिए। नंबर 2 पॉइंट क्या लिखा हुआ है? इन द केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। ये हर किसी के साथ में लाइफ में कभी ना कभी हो जाता है।
ठीक है, कि फैमिली सेटलमेंट के टाइम में क्या होगा। ये जितने 12th के बच्चे हैं वो भी सुन सकते हैं, ये जैसे दुखी आत्मा जो पीछे बैठी हुई है। ठीक है, हम ऊपर डेस्क बनाया था लिखने के हिसाब से। पहले ही बोला था कि तुम बेंच में लिखता है, हमसे बेंच ही लगवा देता है यहाँ पे। Nonsense। ठीक है, इन केस ऑफ व्हाट, फैमिली सेटलमेंट। इस केस में सुनो क्या हुआ, सुनना है क्या स्टोरी? ठीक है, ये ऐड देखा रखा। हाँ, अच्छा अच्छा। ये अलग अलग भाई थे इनके, ठीक है। ये तीसरा भाई था। हाँ, ये बात। हाँ। अब ये क्या करता, अब इनका जो टैक्सी में आने आने का भाड़ा लग जाता है। हाँ, हाँ, सिर्फ एक टपकती बूंद आपकी किस्मत बदल सकती है। ठीक है, तो सब बताएगा, सब बड़े से बताएगा, टेंशन मत करो। पूरा कंटेंट रेडी करके आया है मैं। सुनो, अब ऐसा हुआ, आपको दिखा ना अभी केस, तीन भाई तो दिखा था ना आपको, ये लोग तीनों की तरफ से कॉन्टेक्ट किया था, एक तीसरा इंसान लालची था। ठीक है, तीसरा भाई जो था वो क्या था, लालची था। कोई काम जो भी बोलो, सुनो, अभी मुद्दा ये है कि, अरे हो गया। ठीक है, अब ऐसा हुआ, तीसरा भाई था वैसे तो लालची था, बट जब ये बूंदी वाली केस हुई, एमसील तो अपना ऐड निकाल के निकल गया। पर वो मोटू वाला जो आदमी था, वो मोटू वाला भाई, उसको बड़ा सदमा लगा। उसको क्या लगा, बड़ा सदमा लगा। ठीक है, और वो जो मोटू वाला था, उनका ये हादसा होने के बाद में, पिताजी का हादसा होने के बाद में उनका तबियत भी क्या होने लग गया, खराब होने लग गया। ठीक है, एज पर द विल, एज पर द विल, ठीक है, एज पर द विल, पता चला बाद में कि इस पेपर के अगेंस्ट में एक पेपर रखा हुआ था पहले से। ये पेपर तो खराब हो ही गया था, देखा था ना आपने। उसके अगेंस्ट में क्या रखा हुआ था, आपका एक पेपर अलग से रखा हुआ था। ये बिल्डअप किया रहता है, हाँ, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये क्या किया है, ये पेपर था जिसमें डिवाइड किया है तीनों प्रॉपर्टी के, किसके नाम पे, तीन भाइयों के बीच में। ठीक है, ये बात इसको पता नहीं था। ये बेचारा ये सदमा में जा जाके उसका तबियत क्या हो गया, खराब। तीनों भाई के बीच में क्या बढ़ गया, प्रॉपर्टी बढ़ गया। तीनों भाई के बीच में क्या बढ़ गया, प्रॉपर्टी बढ़ गया। अब मुद्दा ये हुआ कि देखते देखते इसका हेल्थ डिटोरिएट होने लग गया, और ठीक है, ये भी कहा चले गए। अब बाकी दो भाई ने सोचा, वो बाकी दो भाई के बीच में लालच में स्टार्ट किया। होता है, ये भाई ने पिताजी के टाइम में ऐसे किया था, एक काम करता है, तो इसका प्रॉपर्टी को हम लोग 50-50 डिवाइड कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, बट गलती किसने किया था, इसने। ठीक है, बट इसके साथ में क्या थे, तो ये चल क्यों नहीं रहा है, तो इसको ऐसे करके सोचना चाहिए। अरे हाँ, मैंने लिटरली से चेक किया, पता है। एक सेकंड, चार्ज तो है कोई, एक सेकंड ना, और मत होना। हाँ, ठीक है, इसकी क्या थी एक, ठीक है। अब बेटा चाइनीज क्यों लग रहा है ये मत पूछना हमको। ठीक है, बेटा चाइनीज क्यों है, वो अलग आपका पर्सनल स्टोरी है। ठीक है, तो अब ये बेटा जो है दुखी हो गया, देखो मम्मी लोग इतना दुखी हो गया, और इसका भाई लोग जो है वो क्या कर रहा था, इसके भाई नहीं, मतलब उनके भाई जो है वो क्या कर रहे थे, प्रॉपर्टी को बंटवारा कर रहे थे। ठीक है, अब घर एक्चुअली में है किनका, बस, अरे ये तो अलग ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये घर किसका था, घर किसका था, ये लोग का था, बट बात कौन आ रहा है, दोनों भाई लोग। ठीक है, मुद्दा ये हो गया, अब मुद्दा ये हो गया कि ये लोगों को केस फाइल करना था। ये लोग क्या फाइल करना था, केस फाइल करना, कि ये लीगल हेयर किस, कौन है इसका घर का, हम। इसके भाइयों ने बोला, जो इसके मतलब इसके जो हस्बैंड के भाई थे, उन्होंने बोला कि पार्टी में तो कॉन्ट्रैक्ट कौन थे, हम थे और हमारे पिताजी थे, बराबर, हम थे और हमारे पिताजी थे।
आप तो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं, तो किस लीगल राइट से आप केस फाइल कर रहे हो? ये वास्तविक केस ही हो सकता है, सबसे बताइए, है ना? वास्तविक केस हो सकता है, राइट? सबके साथ उस केस में क्या होगा आप मुझे बताइए, क्या ये केस फाइल कर पाएगी? क्या ये जीतेगा? द आंसर इज व्हाट? यस। इवन इफ वो थर्ड पार्टी है, बट स्टिल वो केस फाइल कर सकता है। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट था ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट था उस वो रिटर्न होना पड़ेगा। अगर रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये चाह के भी केस फाइल नहीं कर सकती है। पर अगर कॉन्ट्रैक्ट था और रिटर्न था, तो इवन दो शी इज अ थर्ड पार्टी, शी इज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल कैन फाइल अ। समझ में आया आपको? समझ में आ गया? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? शुभम बोलता आज मजा बहुत आ रहा है। समझ है क्या? नहीं आ रहा है? अच्छा, देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर रिड्यूस्ड इनटू व्हाट? Writing, the members of the family who originally has not been the party to the settlement may enforce the agreement. यानी कि जो उनके वाइफ है, बेटे हैं, even if they were not originally a part of the contract, still they can enforce the agreement, provided कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो, इन written। समझ में आ गया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक, क्योंकि ओरिजिनल पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट कौन था? फादर और बेटे, ये तो थी नहीं, ये क्या था? नॉट अ पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर ये रिटर्न है, देन स्टिल दे कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट। अगर हो सके तो ये लाइन याद कर लीजिएगा, इफ इट इज इन रिटर्न दे कैन व्हाट? एनफोर्स द एग्रीमेंट, मतलब दे कैन इनिशिएट द केस। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? 100% इजी है। पहला पॉइंट क्या किया था अपन ने ट्रस्ट वाले केस में। नंबर 2 पॉइंट क्या है आपका? इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट। नंबर 3, इन केस ऑफ व्हाट? सर्टेन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अरेंजमेंट। ठीक है? हाँ, अब क्या हुआ? ठीक है, रौनक का एक दोस्त है, ये वाला रौनक का एक दोस्त है, ठीक है, मुरली, क्या नाम है उसका? मुरली। रौनक मुरली गया था लड़की वाले के घर पे और बोला कि मैं आपकी बेटी को फूल की तरह रखूंगी। कैसे रखूंगी? फूल की तरह, ठीक है, एक आंच नहीं आने दूंगी। अरे दूंगा दूंगी, समझ गया ना तुम? क्या फेमिनिस्ट! एवरीथिंग इज इक्वल, लॉ के हिसाब से क्या बोला पता है? ही और शी बोथ आर इक्वल इन दिस केस। समझ में आया? तो ठीक है, तो अब मुद्दा क्या है? बहुत अच्छे से रखूंगी, सब कुछ रखूंगा, ऐसा कुछ है, ठीक है। और बेचारा उन्होंने शादी कराने के लिए गया था, ठीक है, और पिताजी का क्या हुआ उस दिन? कुछ जरूरी काम आ गया, तो वो सब कुछ हो गया था सारा काम, उसके बाद में ही हैड टू लीव। इन द मीन वाइल दिस इज व्हाट हैड हैपेंड। मैंने वादा करता हूँ बहुत प्यार से रखूंगा। ठीक है, इसके बाद में दिखाएगा, सुनो। अब क्या हुआ क्लियरली आपको क्या दिख रहा है? कि बहुत ज्यादा फूल की तरह तो रखा नहीं है, फूल जरूर बनाया है बट फूल जैसा रखा तो नहीं है। अब मुद्दा ये हुआ, बाद में पता चला इसके पापा को कि ऐसा कुछ हुआ है। तो पापा गए गुस्से से, पापा गए गुस्से से कि ये क्या चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, ठीक है। और ये जो कन्या है, ये जो कन्या है, ठीक है, कन्या है, ये नहीं पता बट कन्या है, ये गया कोर्ट में लड़ने के लिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा है, ये किया वो किया है, ठीक है। आप मुझे बताइए, पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन था? हस्बैंड एंड वाइफ, या फिर अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का बात करें, एग्जाम्पल सोच लो, इज फादर इन लॉ इन हिम, ठीक है, ये क्या है? थर्ड पार्टी है। यस, अगर हम लोग मान लें कि दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इसके फादर जो है, एग्जाम्पल क्या हुआ कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये क्या, जुनैद, हाँ जुनैद, ठीक है, जुनैद का एक दोस्त है, जुनैद का कहा नहीं, जुनैद का एक दोस्त है, ठीक है, श्रवण बोल के, तो उसका नाम क्या है? श्रवण। और एक लड़की है, उसका नाम है श्रवणी, ठीक है। श्रवण और श्रवणी जो है, वो लोग आपस में प्रेम करते थे, सब कुछ करते थे, ठीक है। वो लोग अपना घर भर को बना बना के चले गए। बाद में क्या हुआ, बड़ा टॉर्चर होने लग गया उसके साथ में, ठीक है। और श्रवणी की पापा को पता चला,
कैसे से मुद्दा होके रखा है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? श्रवण और श्रवणी के बीच में। पापा आए बीच में, उन्होंने बोला मैं आपके खिलाफ केस करूंगा कि हाउ डेयर यू इल ट्रीट माई डॉटर। तो उसने क्या बोला श्रवण ने कि भैया लॉ नहीं पढ़े हो क्या? मेरे पापा जी प्रणाम। लॉ नहीं पढ़े हो क्या? क्या लॉ नहीं पढ़े हो? बोलता आप पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं तो सूट कैसे फाइल करोगे? तो उन्होंने क्या बोला? बेयर क्लास नहीं करेगा तुम। उसमें क्या है? एक्सेप्शन है कि कौन से केस में? इन द केस ऑफ सर्टेन मैरिज केसेस में क्या होता है? प्रोविजन बना के दिया है कि इवन इफ कॉन्ट्रैक्ट आप पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो, स्टिल यू कैन फाइट अ। ठीक है, देखिए प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन, ही मे फाइल the suit through though he is not a party to the agreement। ठीक है, still I will insist you to read the example क्योंकि मैं तुम्हें आपको जो बताया है वो कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट के हिसाब से एग्जांपल नहीं देता, मैंने आपको सिर्फ एक मजाक का एग्जांपल दिया था ताकि आप समझ जाओ चीजों को। Obviously when it is a contract it has to involve certain amount, right? इसलिए please read the example। क्या लिखा हुआ? Mr. X's wife deserted him for ill treating her Mr. X promised his wife's father Mr. Puri that he will treat her properly or else he will pay a monthly allowance of rupees say 50,000 rupees. But she was again ill treated by her husband, held that she has all the right to sue against Mr. X against the contract made between X and Mr. Puri, even though she was a stranger to the contract। अच्छा समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल। यहाँ तक सिमिलर सा केस है बस इसमें आपके कॉम्पेंसेशन डाला हुआ कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। इसलिए वी कैन पुट इट इनटू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल इजी यहाँ तक। इज इट फाइन? ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ देखो तो। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन केस ऑफ व्हाट? असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? असाइन करना मतलब क्या होता है? किसी को ड्यूटी देना, किसी को ड्यूटी देना कि आप मेरे बिहाफ में आप कर देना, राइट? चलेगा बिल्कुल यहां तक, मेरे बिहाफ में आप कर देना। हाँ देखो क्या हुआ, नायक ने चिंटू को एक लोन दिया था। नायक ने क्या किया था? चिंटू को एक लोन दिया था, ठीक है, से 20 लाख रुपए। ठीक है, कितने रुपए का? 20 लाख रुपए का लोन दिया था। चिंटू बोला कि मेरे पास फिलहाल तो भी पैसे नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ? प्रॉपर्टी बेच देता हूँ। ठीक है, और उस प्रॉपर्टी का पैसा जो भी आएगा उससे मैं किसको पेमेंट कर दूंगा? नायक। किसको पेमेंट कर दूंगा? नायक। ठीक है, प्रॉपर्टी का पैसा बेच के, प्रॉपर्टी का पैसा बेच के चिंटू ने चिंटी को कहा, क्या है चिंटी, ये रुपया नायक साहब को देना है, ठीक है, तो मैं आपको ये असाइन करता हूँ कि पैसे किसको दे देना? नायक को दे देना। बट चिंटी ने पैसे नहीं दिए, चिंटी ने चिट्ठी बंदी कर दी। ठीक है, चिंटी बना किया और पैसे नहीं दिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या नायक साहब चिंटी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है? द आंसर इज व्हाट? नो। बट चिंटी ने कहा मैं तो पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट हुई नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो आप और चिंटू के बीच में हुआ था, मैं तो आई एम नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो थर्ड पार्टी हूं। क्या स्टिल यू कैन फाइल अ केस? यस, क्योंकि आपने पैसे देना किसको असाइन किया था? चिंटी को। तो बाय डिफॉल्ट इवन इफ यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल आप क्या बन जाते हो? यू आर लीगली बाउंड टू फाइल अ केस अगेंस्ट द सेम। इसका एक ही एक्सेप्शन है, इन नॉर्मल केसेस इन ऑल द सिचुएशंस अगर मैंने आपको कोई काम असाइन कर दिया है तो थर्ड पार्टी जो है उसके खिलाफ केस करना फाइनल है। एक्सेप्शन एक ही है। मैंने क्या बोला? लक्ष्य मेरे को कोई दिन बुलाया, ठीक है, मेरे को दिन बुलाया कि भैया आपको ना गाना गाना है। ठीक है, मैं बोला हाँ पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा पहुंच जाऊंगा। मैंने क्या, लकी को है ना वो कर दिया, असाइन कर दिया कि लकी तू गा गया। लकी बोलता अरे मैं गा ही नहीं पाता। मैंने बोला असाइन कर देना, तेरे खिलाफ केस होगा, तेरे खिलाफ तू कैसे नहीं गाएगा? उस केस में पॉसिबिलिटी है नहीं, जहां पे पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां पे असाइनिंग ही पॉसिबल। समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक। पक्की बात, दीपेश तुमसे शादी करने वाला किसी और को असाइन करेगा क्या? एक काम कर, तू मेरे भी हाथ में कर ले, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, when the benefit under a contract has been assigned, the assignee can enforce the contract. The assignee can enforce the contract, but such an assignment should not involve any personal। Is it fine? मतलब आपने असाइन किसको कर दिया था? नायक को। नायक साहब को बोला नायक साहब देखिए मैंने घर बेच दिया और पैसे किसको दे दिए? चिंटी को दे दिया है, आप चाहो तो चिंटी से ले लेना। अब अगर चिंटी ने पैसे नहीं दिए
तो नायक साहब कैन एनफोर्स द एग्रीमेंट बाय सेइंग इवन इफ आई एम अ थर्ड पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट इन योर केस, आपके खिलाफ में केस फाइल कर सकता, चलेगा बिल्कुल यहां तक पक्की बात। नेक्स्ट वेरी सिमिलर मीनिंग जो आप लोग आगे जाके पार्टनरशिप में पढ़ने वाले हैं, वो क्या है, एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। क्या बोला मैंने, एक्नॉलेज और एस्टॉपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एनीबॉडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेज करना, बोलो। देखिए तो सही बोला, एक्नॉलेजमेंट में क्या होता है, प्रोजेक्ट में क्या लिखता है कि हाँ ऑन बिहाफ ऑफ ये हम अपना प्रोजेक्ट को बनाया है, आप बता रहे हो कि हाँ मुझे कबूल है कि मैंने ये चीज किया है। अगर आपने कोई चीज के लिए कबूली दे दी, ठीक है, कबूली, समझ गया तुमने, बड़ा वर्ड पकड़ता है, ठीक है, कबूली दे दी अगर तुमने, कबूली बोलते हैं ना, हाँ, उस केस में क्या आप बढ़ जाओगे अपनी बातों से, the answer is what, no। अब सुनो क्या हुआ, ऊपर था वही बता रहा हूँ। इस एग्जाम्पल क्या हुआ, दीपेश जो है, दीपेश को फीस पेमेंट करना था। दीपेश बोला कि भैया आज मेरा आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और शुभम का एक्स्ट्रा क्लास था उसमें, तो उसने क्या किया, शुभम के हाथ में पैसे भिजवा दिए, शुभम के हाथ में पैसे दे दिए, और शुभम ने कंफर्म किया है, शुभम ने ये कंफर्म किया है कि पैसे किसके पास है, मेरे पास, मतलब दैट मींस ही हैज एक्नॉलेज्ड, ही हैज एक्नॉलेज्ड दैट शुभम हैज द मनी। जब मैंने शुभम को पूछा, शुभम तेरे को दीपेश ने पैसे दिए ना, शुभम ने कौन से पैसे, पैसे, क्या इस देश में पैसे चाहिए होते हैं, क्या बात बोल रहे हैं। तो उस केस में मुझे बताइए कॉन्ट्रैक्ट के पार्टीज कौन थे, मैं और, मैं और क्या, दीपेश एंड शुभम, ठीक है, बट अल्टीमेटली आप मुझे बताइए मैं कौन हूँ, थर्ड पार्टी, कैन आई फाइट अ सूट, सूट नहीं, सूट, यस द आंसर इज yes, you can file a suit, but the promisor by his conduct acknowledges himself to be what, conduct acknowledges himself to be to what, to be the agent of a third party, it would result in the binding obligation towards the थर्ड पार्टी। जब आप लोग बाद में पार्टनरशिप पढ़ोगे ना, वहां पे एस्टॉपर पढ़ोगे, एस्टॉपर का मतलब है कि आप उसके मेंबर हो नहीं, बट आप बिहेव इस तरीके से कर रहे हो टू प्रूव टू द वर्ल्ड कि मैं पार्टनर या फिर मैं पर्सन हूँ। एग्जाम्पल, लकी का शॉप है, लकी का शॉप पे प्राइस दीपेश बैठा हुआ रहता है, और वो ऐसे ट्रीट करता है एकदम उठा के कि भैया दुकान मेरा ही है, ठीक है, हाँ ये लीजिए, हाँ मेरी दुकान है, देखिए बढ़िया दुकान बनाया ना, हाँ पापा ने बहुत खर्चा किया है, ठीक है, अब सब तो भाई है, लकी मेरा भाई है, कोई दिक्कत नहीं, हमें सब लोग मिलके बात करता है, ठीक है, वो अपना मन से बोल दे सबको क्या है ये, मेरी दुकान है, सब कुछ है। इसको देख के इसके भरोसे में कोई सामान लेके चला गया, इसको देख के इसके भरोसे में कोई दुकान सामान लेके चला गया कि दीपेश बैठा है तो मेरा दुकान अच्छा होगा, बाद में क्या पता चलेगा, दीपेश क्या बोलेगा, मैं तो इस दुकान का मालिक हुई नहीं। तो उस केस में कुछ भी गड़बड़ हुआ तो क्या सिर्फ लकी रेस्पॉन्सिबल होगा या दीपेश भी रेस्पॉन्सिबल होगा, दीपेश भी हो जाएगा, इवन इफ इज अ थर्ड पार्टी, इवन इफ वो एक्चुअल में पार्टनर नहीं था, बट ही विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल, मतलब ही इज नॉट द पार्टनर बट ही इज बिहेविंग एज इफ ही इज द पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप। चलेगा बिल्कुल यहां तक, तो वही है, अगर आपने एक्नॉलेज कर दिया है या फिर बिहेव इस तरीके से कर रहे हो तो यस, आपका थर्ड पार्टी आप होने के बावजूद भी यू आर बाउंडेड विद द क्लॉज, ठीक है। ये एग्जांपल आप लोग सेल्फ रीड कर लोगे प्लीज, वेरी इजी है। नेक्स्ट, इन केस ऑफ व्हाट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, ये एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बाद में बुद्धू पॉइंट है, इतना कोई दिक्कत वाली पॉइंट नहीं है। क्या लिखा हुआ देखो, तो इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इन केस ऑफ व्हाट, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, सुनो, ठीक है, सुनो, ये मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, मेरे पास प्रॉपर्टी बनाया हुआ है, यही प्रॉपर्टी है, बस उपाय नहीं है, रियल में तो है नहीं, यही है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी में मेरा घर आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है, प्रॉपर्टी के पीछे एक स्कूल है, दिख रहा है, उसके पीछे एक स्कूल है, आपको इसलिए दिख रहा है, पीछे थोड़ा मेरा ऊंचा है इसलिए, मेरा सिद्धांत है, मेरे को थोड़ा ऊंचाई में रहना पसंद है, ठीक है, पीछे क्या स्कूल है, तो गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था, गवर्नमेंट जब स्कूल वगैरह के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे रहा था यार, उन्होंने मेरे को पहले से रिटर्न अग्रीमेंट करा लिया था मेरे से कि देखो ये जमीन जो है इसके पीछे स्कूल बन रहा है, तो यू डोंट इन्वॉल्व एनीबडी फॉर एनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, आप इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ मत करना, पोल्यूशन वगैरह मत करना, बिकॉज इट विल, और उससे आवाज वगैरह होगा तो अल्टीमेटली वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन सब कुछ होगा, क्योंकि पीछे जो स्टूडेंट्स है उनको अफेक्ट करेगा, तो आप लोग पहले से ही बाउंड हो कि आप ऐसा काम नहीं करोगे, और मैंने भी साइन कर दिया था।
ठीक है। अब क्या है देखो, यंग तो हम है ही, पर हमको लगा ये मोह माया क्या है, इस जमीन अमीन का क्या है ये, ठीक है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जमीन को किसी और के नाम पे करके अपना हिमालय बना जाए, ठीक है। ये हिमालय भी कुछ आता है, ट्रैफिक चला जाता है, ठीक है, या फिर वृंदावन चला जाता है, डिपेंडिंग ऑन द मूड एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। शौक होना चाहिए लाइफ में, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम नहीं चला जाओ, ठीक है। तुम तो सोच रहे हो वैसा नहीं, ठीक है। मन करना है, ठीक है। भगवान का होना चाहिए, कहीं कर लो, ऊटी में रहो, ठीक है, या ऑल्टो में, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मन भगवान के लिए होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, चलो बाबा का जो शरण है उस बाद में आएगा। हाँ, सारा पूरा टेबल जो है ना, ये दोनों इसको दोनों रखना, ये सोने के भाव में बिकेगा तुम्हारा, ये जो रबड़ का टुकड़ा है ना, ये सोने के भाव बिकेगा तुम्हारा। हाँ, ये जो भी निकाल रहे तुम बढ़िया है। हाँ, रिसर्च पार्ट, ये रिसर्च करेंगे। हाँ, इसको बेचना है, आगे सोना का प्राइस है, सोना 60,000 रुपीज किलो, ग्राम 10 ग्राम, और ये 80,000, 62 चल रहा है, किडनी ले लो सब, ठीक है। तो मेरा केस समझ में आया क्या, ये मेरा घर था, पीछे क्या था, एक स्कूल था। मैंने गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया था, या फिर जो लीगल जो म्यूनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन वाले होते हैं, उन्होंने क्या बोला कि कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्रियल यूनिट वगैरह मत बनाना, उससे प्रॉब्लम्स होगा, राइट। और मेरा मन क्या हुआ, मेरा मन उठ गया था, देखो ये सब लोगों से, ठीक है, मेरा मन उठ गया था, मैं बोला मैं जाता हूँ, ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं तीर्थ यात्रा में जाता हूँ, इस सब में कुछ मुंह माया नहीं, मैं सब कुछ सल्टा उल्टा के चला गया। मैंने सल्टाने के टाइम में चीजों को पूर्वी के नाम पे दे दी, ठीक है? मैंने पूर्वी के नाम पे सारा प्रॉपर्टी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। पूर्वी बोली कि लॉ तो मैंने भी पढ़ा है, ठीक है। ये जो म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वो किसके किसके बीच में हुआ, मेरा और जीएमसी के बीच में हुआ है, मेरा और जीएमसी के बीच में हुआ है। पूर्वी बोलता मैं क्यों इंडस्ट्रीज नहीं ओपन कर सकती, मैं खोलूं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे बीच में हुआ ही नहीं है। और उसने इंडस्ट्रीज को ऑफर वगैरह देना शुरू कर दिया। जीएमसी ने इसके खिलाफ क्या किया, केस। पूर्वी बोले कि आई एम स्ट्रेंज टू द कॉन्ट्रैक्ट, तुझे नहीं पता, मेरा क्यूटनेस देखो, क्या इससे कुछ फर्क पड़ेगा, द आंसर इज व्हाट, उल्टा और पैसा ले लेगा, ठीक है। तो यानी कि सर क्या रीड किया हुआ, देखो, in case of covenant running with the land क्या लिखा हुआ, a person who purchases the land with the notice that the owner of the land is bound by certain duties। मेरा ड्यूटी क्या था, मैं कोई भी हालत से इंडस्ट्रियल एरिया को दे ही सकता नहीं हूं। द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड मे बी एनफोर्स बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर, मतलब उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा, चलेगा बिल्कुल। एग्जांपल देखिए, वन ऑफ द ओनर ऑफ द लैंड हैव टू एडजेसेंट लैंड टू ईच अदर, one was an agricultural land, he sold the other containing a condition that it can never be used for the industrial purpose, so to protect the other agricultural land from pollution, such a condition is attached with the land, so whoever is the successor of the land has to abide with it। abide मतलब मानना पड़ेगा। सच आर कॉल्ड रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट्स, इंपॉर्टेंट वर्ड है रेस्ट्रिक्टिव, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, रेस्ट्रिक्टिव क्या, कोवेनेंट्स, एंड ऑल द सक्सेसर्स आर बाइंड टू इट, सारे सक्सेसर्स को इसकी बातें माननी पड़ेगी, चाहे कितना ही मल्टीपल पूर्वी के बाद में वो सक्सेस किया तो भी उसको मानना पड़ेगा। एक बार जो आपके खिलाफ कंडीशन आ चुका है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता, चलेगा बिल्कुल यहां तक, पक्की बात। जो वादा किया है उसको निभाना पड़ेगा, किसके साथ में, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट इस चीज का वो है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर थ्रू अ एजेंट, ठीक है। इसमें देखता हूँ मैं, अगर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है क्या, अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, दिया है क्या ये वाला, हाँ ठीक है। क्या हुआ सुनो, ठीक है, ये वापस मैं अगेन डैशिंग इंसान एक ही, आपको पता ही है, ठीक है। मैंने लॉ बुक्स जो है वो इसको दिया, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा कौन है, ऐसा लग रहा होगा आपको, ठीक है। ये एक्चुअली रौनक ही है, ये रौनक ही है, ठीक है। बस अब क्या है, सीए बन गया है तो खुश है, ठीक है। तू है क्या, तेरा भी गलत है, किसी का तो सही लिखना पड़ेगा, बता स्पेलिंग बता, ठीक है। चलो ये दीपेश है, बाय डिफॉल्ट तो हर पार्टी में तो यही रहता है, ठीक है। ये दीपेश है, दीपेश कुछ भी बहुत है, थोड़ा बड़ा भी हो गया है हल्का, ठीक है। बस अल्टीमेटली बात ये है कि दीपेश लड़का तो है ही, ठीक है, चाहे थोड़ा बूढ़ा हो जाए हल्का हल्का, बट अभी यंग है, यंग से जान उसकी डाई करना है व्हाइट कलर का, ताकि फॉरन में दिखे होगा,
ठीक है, तो इसको मैंने लॉ के बुक्स दिए, किसको? दीपेश को, कि दीपेश एक काम कर, ये लॉ बुक की जो फ्रेंचाइजी एजेंसी है वो किसको देता हूँ मैं? तेरे को देता हूँ, तो आराम से अपने हिसाब से सेल कर ले। ठीक है, अब दीपेश को मिली कौन? क्या मिला? दिव्या। और ऑब्वियसली दीपेश जो है, इसको देख के क्या हो गया? बावला हो गया। दिव्या बोला कि आप सुनते हैं क्या? बोला हाँ आपके लिए तो है। कहिए क्या सुनाना है आपको, फरमाइश कीजिए। तो दिव्या ने कहा अरे आप अलग सोच रहे हो। ठीक है, मुझे एक्चुअली सुशांत भैया का बुक चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए था? सुशांत भैया का बुक चाहिए था। ठीक है, बोला हाँ बिल्कुल, स्टॉक। ठीक है, समय भी और बुक्स की, क्या चाहिए ले लीजिए। ठीक है, बोला फिलहाल तो मैं बुक से काम चलाती हूँ। ठीक है, उसने क्या किया, बुक्स दे दी। चलिए रूल क्या है? रूल क्या है? बुक्स जब लेगा तो पैसे देने पड़ेंगे। दिव्या से पैसे मांगेगा कि दिव्या पैसे दे दे। दिव्या ने बोला कि दे दो। दिव्या बोला ठीक, कोई बात, दे दीजिए फिर। इसने एक महीना पार हो गया, पैसे नहीं दिए। 2 महीना पार हो गया, पैसे नहीं दिए। मैं दीपेश को पूछ रहा हूँ, दीपेश पैसे? दीपेश बोलता भैया दे देगा ना, क्या टेंशन। 3 महीना हो गया, मेरे को स्ट्रेस हो गया। मेरे को क्या हो गया? स्ट्रेस। मैं किस में आ गया? स्ट्रेस। बोला दिव्या क्या हो रहा है, 3 महीना हो गया। हाँ दीपेश भाई, ठीक है, मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, पैसे मंगवा। बोला भैया दे देगा। मैं देख लिया कि भाई गड़बड़ मामला है, इसमें दिक्कत ही हो जाएगा। मैं खुद की दिव्या के पास में गया। दिव्या बोला दिव्या जी सुनिए, मेरे किताबों के पैसे बाकी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। दिव्या ने बोला मैं आपको क्यों दूं? मैं बोला अरे मैं लॉ का राइटर हूँ, मेरे पास मेरी किताब पढ़ रही हूँ, ऐसे कर रहे हो? आपने लॉ नहीं पढ़ा है क्या? मेरा ही किताब से पढ़ के मुझे ही समझाने आ रही है। मैंने बोला क्या? बोला प्रीफिट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मेरा कॉन्ट्रैक्ट दीपेश जी और दिव्या के बीच, मतलब मेरे बीच में हुआ है, तो आप कहां से आ गए? ठीक है, जब अंगूर और अंगूर दोनों फिट है, तो आप क्या कर रहे हैं सचुद्धि? ठीक है, तो अब मैं बोला सुनो, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे बीच में है, मैं मानता हूं, बट मैं थर्ड पार्टी होने के बाद भी इसमें केस फाइल कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि वो किसके बिहाफ में सामान बेच रहा था? मेरे बिहाफ में। मैं क्या हूं? मैं प्रिंसिपल हूं भाई, और ये दिव्या दीपेश क्या है? एजेंट। और जब प्रिंसिपल और एजेंट के हिसाब से होता है, और जब प्रिंसिपल के डायरेक्शन में एजेंट काम करता है, तो बाय डिफॉल्ट इवन इफ द प्रिंसिपल इज अ थर्ड पार्टी स्टिल कैन फाइल अ सूट। समझ में आया क्या? चलेगा बिल्कुल यहां तक? मत जाएगा? क्या लिखा द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द, प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द, ज्यादा याद हो गया। The principal can enforce the contract entered by his agent where the agent has acted within the scope of his authority। मैंने उसको authority दिया था ना किताब बेचने का। यस, क्या उसने स्कोप में काम किया? यस। तो क्या प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है? The answer is what? Yes, and the same in the name of the, चलेगा बिल्कुल यहां तक? पक्की बात ये था कि अगर जनरली पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा तभी वो लोग सूट फाइल कर सकता है। ये 7 एक्सेप्शन है जिस केस में इवन इफ यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल यू कैन फाइल अ केस। नंबर 1 वाज एजेंट, एजेंट प्रिंसिपल वाला केस में। नंबर 2 फैमिली सेटलमेंट अगर हुआ हो। नंबर 3 ट्रस्ट वाला केस में, याद है ना आपको? अरे भाई बोलो, ठीक है ना? उसके बाद नंबर 4 मैरिज, तो देखा ही था, डब्ल्यू फाइट। ठीक है, नंबर 5 सिंगम वाला भी था, सिंगम वाला तो पिछले वाला में था, सॉरी। और क्या था? गवर्नमेंट वाला लैंड वाला एरिया, ठीक है ना? वो एजुकेशन वाला एरिया, सब कंसिडरेशन याद है? तो ये सब मूर्ख मूर्ख वाला एग्जांपल आपको दिखाने का कारण ये था कि जब आप लोग ये पढ़ो तो आपको याद आ जाए क्या टू कोइंसिडेंट। ठीक है, समझ में आया? चलेगा बिल्कुल यहां तक? सॉलिड? दिक्कत तकलीफ बताइए, कुछ भी इशू नहीं? हो जाएगा? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, अब इस यूनिट का, ठीक है, इस टॉपिक के साथ में कुछ अलग ही प्यार है। आईसीआई का कुछ अलग ही प्यार है इस वाले टॉपिक से जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं। इनफैक्ट आज मैं खत्म भी नहीं करूंगा इस टॉपिक। ठीक है, ये क्योंकि आपका जो मनोदशा था पूरा दिमाग का, उसको हिला के प्रत्येक रखे। आपने सुना होगा कंसिडरेशन अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही बनना पॉसिबल, मतलब नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने पढ़ा था, याद है आपको? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इट हैज, ओ माय गॉड, मतलब जिस धरती से हमने शुरू किया था वो धरती में भी एक्सेप्शन है। एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट याद है ना? उसमें क्या था एक एसेंशियल?
कंसिडरेशन होना पड़ेगा तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होने से भी चांसी एक्सेप्शन है। अब मजा आ रहा है लॉ पढ़ के? अरे आना चाहिए, अब तो फील आना चाहिए आपका। सिंपल केसेस को तो कोई भी सॉल्व कर देगा, कॉम्प्लिकेटेड में मजा आना चाहिए। ठीक है, उसके एक दो पढ़ेंगे आज, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आराम से। वो क्या है? ओहो, माय फेवरेट टॉपिक, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल व्हाट? लव एंड अफेक्शन। ठीक है। ओहो, शुभम लोग सब लोग जो स्माइल किया है इसका पीछे 12 लोग भी स्माइल करने लग गया। मतलब भैया प्रेम मोहब्बत की बातें होंगी तो कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। द आंसर इज व्हाट? द आंसर इज व्हाट? कभी भी गेस नो नहीं बोलेगा जब तक पूरा प्रोविजन नहीं पता। सर डिपेंड करता है कोई कंडीशन के ऊपर। आप ये बोलना चाहते हो? चलो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा देखो। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। जिसने ये बात पढ़ा नहीं है ध्यान से, वो क्या बोलेगा? यस ऑफ कोर्स, एज per सेक्शन 10 consideration is an important essential element to make it a valid contract, hence if there is no consideration then it cannot be a valid contract। पढ़ दिया आपने। और थोड़ा सा और समझाने के लिए 6 मार्क का क्वेश्चन आया है, क्या लिखा है इसमें हम? ठीक है, तो आपने और कंडीशंस लिख दिया कि फॉलोइंग आर द अदर रिक्विजिट्स ऑफ सेक्शन नंबर 10 लिख दिया। आपको लगा फाड़ एग्जाम है, अरे फाड़ क्या है, वो फाड़ देगा। समझ में आया ना? क्योंकि ये क्या हो गया? एक्सेप्शन। क्योंकि हम टू अंडरस्टैंड आप, मैं आपको कंसिडरेशन का आज अगर हो सके तो कुछ एग्जांपल में क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। यू लुक एट द अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच हैव बीन आस्क्ड। आप इसका पता होगा तेरा सारा। वेरी गुड, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, अच्छा बात है। देख तो मैंने क्या लिखा हुआ देखो तो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सुनेगा, मैं अभी पहले दिखाता हूँ आपको। इसमें मेरे पास शायद अभी वो नहीं बनाया हुआ, नहीं बनाया, सॉरी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सुनो। प्रेरणा जी जो है, ठीक है, प्रेरणा जी जो है, अब अनफॉर्चुनेटली बोलो या फॉर्चुनेटली बोलो, परिवार का हिस्सा आगे। ठीक है, प्रेरणा हमको बोला कि अगर मैंने सीए फाउंडेशन जो है बहुत बढ़िया मार्क्स से बिना हगे पास कर दिया, ठीक है, तो आप मुझे एक आईफोन दिला दो। इसका एक रौनक दिला दो। क्या क्या बोल रहा है? प्रॉपर। अच्छा वो बर्थडे की, ठीक है, एक बार सेटल कर ले आईफोन के लिए, मेरे एग्जाम में समझना है। ठीक है, लेट अस कीप ऑप्शंस ओपन। ठीक है, डिग्री दे दो। ठीक है, आप समझो मैंने क्या बोला था? सारा फ्लोट होता है। हाँ, आईफोन जो है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक। इसने बोला हाँ ठीक है, बहुत मेहनत किया इसने, हाँ बहुत मेहनत किया, बाद में स्नैपचैट कर लेना तुम। ओए ब्लैक स्क्रीन देखने के लिए बोल रहे हो बेशरम, इतना मेहनत से एग्जाम्पल बना रहे हैं यहाँ पे, नॉन सेंस। ठीक है, बात ये क्या बोला मैंने, अगर ये फंक्शन क्लियर हो जाएगा तो मैं इसे क्या दे दूंगा? आईफोन दूंगा। इसने बहुत मेहनत किया, इसने बहुत मेहनत किया, इसने बहुत पढ़ाई किया और इसने 352 स्कोर कर दिया। ठीक है, 352 ये मेरे पास में आया कि आपका आईफोन का वादा, वादा किया तो निभाना पड़ेगा। मैंने बोला लो तूने पढ़ा नहीं था क्या? सोशल एग्रीमेंट में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता नहीं। ठीक है, ये बड़ा डिसअपॉइंटेड हो, डिसअपॉइंटेड होके इंटरमीडिएट में जाने लग गया। हम उसके बाद वापस आए, अरे यार तो खराब आ गया है, इंटरमीडिएट में था, देखो और बेटर गिफ्ट दे दूंगा मैं। बोला आप रहने, लास्ट टाइम भी आपने को वैसे ही टापा था। ठीक है, इस बार चलने वाला नहीं है आपका ये तरीका। ये फिर उसके बाद में ढूंढने लग गया, कुछ तो क्लॉज होगा। सोशल एग्रीमेंट हो गया, डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो गया, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट बनने की संभावना ही नहीं है। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? फिर इसने कंसिडरेशन का पन्ना निकाला। क्या निकाला? कंसिडरेशन का पन्ना। और बोला कि अगर अगर नेचुरल लव एंड अफेक्शन है और उसमें कंसिडरेशन नहीं भी है, क्योंकि इसको जो मैं आईफोन दे रहा हूं उसके बदले क्या मुझे कुछ मिल रहा है क्या? आप बोलोगे पढ़ाई कर, मेरे लिए पढ़ाई कर रहे हैं क्या? नहीं, रिजल्ट किसको मिलेगा? उसको। सीए कौन बनेगा? वो बनेगा। तो मुझे बदले में कुछ मिल रहा है, क्विड प्रो क्यो कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। तो टेक्निकली इट कैन नॉट बिकम अ contract. There are two conditions where it cannot become a contract. Number one, it was a domestic or a social agreement. First of all, it was a domestic or a social agreement. इसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल नहीं था। दूसरा, कंसिडरेशन होना जरूरी है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। मैंने वादा किया कि मैं आईफोन दूंगा, क्या उसने कुछ वादा किया था? ये आंसर है दुआ। नहीं, उसने वो तो कुछ वादा ही नहीं किया।
कि मुझे बदले में कुछ मिलेगा। हाँ, वादा किया कि वो रिजल्ट अच्छा करेगी, बट वो रिजल्ट किसका है? खुद का। मेरिट किसको मिलेगा? खुद को। तारीफ किसको मिलेगा? खुद को। मेरा ही पॉकेट जाएगा। तो बदले में तो क्विट प्रो क्रो तो कुछ हुआ ही नहीं। बट फिर भी ये बहुत लगी रही, ये बोला कुछ तो होगा। ऐसे लिखा, देखो ये, अगर देयर इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ठीक है, इट मस्ट बी मेड आउट ऑफ व्हाट? जो मैंने आपको इसको फोन देने का वादा किया, ये आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन था या नहीं था? बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। नंबर टू, ये बहुत बढ़िया लगता है हमको, क्या लिखा हुआ? तो पार्टीज मस्ट स्टैंड इन नियर रिलेशन, निब्बा निब्बी इज नॉट एप्लीकेबल, दे शुड बी इन व्हाट? नियर रिलेशन। ऐसा नहीं कि तू मेरी हो जा, बन जा तू मेरी रानी, तेरे ऑल्ट दिला दूंगा, ये चलेगा नहीं, क्योंकि वो तो रियल रिलेशन में, रियल नहीं, नियर रिलेशनशिप में नहीं है। सच निकल जाता है मुझसे, पता नहीं क्यों, ठीक है। मतलब कि सबसे पहले क्या, इट शुड बी आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नंबर टू, दे हैव टू बी इन नियर रिलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर उसने ये काम मुझसे करा लिया तो क्या होगा? भारी हो जाएगा। मतलब आपने वादा किया, लिख के दो। आपने वादा किया तो लिख के दो। अगर आपने राइटिंग में करवा लिया, और इट मस्ट बी व्हाट? रजिस्टर्ड अंडर द लॉ। मतलब आपने एफिडेविट में बनवा लिया, साइन करवा लिया, एफिडेविट में बनवाया, सील करवा के मुझसे लिखवा लिया कि अगर तूने एंट्री क्लियर किया तो मुझे तुम्हें एक्स 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 गिफ्ट दूंगा। और राइटिंग में है, रजिस्टर्ड बाय लॉ है। क्या नियर रिलेशनशिप में है? यस। आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन है? यस। क्या कंसिडरेशन मुझे मिल रहा है? मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। अगर ये चारों कंडीशन फुलफिल हो गया, even if there is no consideration involved, still it will be considered as a valid contract। यानी कि अगर ये चाहे, even if there was no legal intention पहले, still she can file a suit against the, भैया ये तो रिश्तों को खराब कर देगा। पापा लोग से कॉन्ट्रैक्ट कर लेना भाई, कराओगे तो किसमें कराना? इरिटेट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई सपोर्ट नहीं करता, आई जस्ट सपोर्ट लव, इट्स इट। समझ में आया? तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ भी किया है, कहीं बोले कोई कि मैं तेरे लिए ये लाऊंगा, बोला बोले लिख के दे, लिख के दे, मैं कोर्ट पे जा रहा हूँ, नोटरी करवा के आता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या? क्लियर है बिल्कुल? ये तो ब्रह्मास्त्र मिल गया आप लोगों को, बढ़िया बात है। ठीक है, श्योर 100%? आगे बढ़ जा। दूसरा वाला इंसान गवाह थोड़ी ना, साइन तो करने से पहले पढ़ेगा ना। तुम एक बात बताओ, 50 रुपए का चॉकलेट को पापा दिया नहीं, उसके तो कोर्ट जाएगा। 20,000 रुपए तुम कोर्ट में खर्चा करके 50 रुपए चॉकलेट के लिए। समझ गया? वो सब बात है थोड़ा बहुत, ठीक है, होता है, इसे भी जल्दी हो जाता है। पापा दिया नहीं लगता हमको। कोई बात नहीं, रौनक प्लीज डू द ऑनर्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट सुनो, नंबर टू, आज का लास्ट पॉइंट करेंगे फिर एंड करेंगे, ठीक है। नंबर टू पॉइंट, कॉम्पनसेशन फॉर व्हाट? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। क्या बोला मैंने? पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ठीक है। कोई टार्जन मूवी देखा क्या? टार्जन मूवी, टार्जन मूवी देखा ना? देखा ना? उसमें याद है आपको, उसमें वो जो हीरो था उसको हीरोइन पसंद आता है, बॉलीवुड मूवी, ठीक है। और वो क्या होता है, उसका पर्स वर्स कहीं गिर भी जाता है रास्ते में, तो पूरा साइकिल वाइकिल चला उड़ो के वो करा के एकदम मस्त, ठीक है, जाके उसको पर्स पकड़ाता है, उससे वो इम्प्रेस हो जाती है, फिर आगे उसको देखती है, ठीक है। ये सेम मूवी जो है, ये रौनक देख लिया, ये बोला शायद रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता होगा, ठीक है। ये चल रहा था, ये वेट कर रहा था किसी का सामान तो गिरे, ठीक है, किसी का सामान तो गिरे। क्या हुआ, एक छोटी कन्या थी, सुंदर कन्या थी, ठीक है, सुंदर कन्या थी, उनका पर्स गिर गया नीचे में, ठीक है। रौनक मोड में आ गया, टाइम टू इम्प्रेस। जैसे ही उसने पर्स को उठाया, रौनक क्या होगा बताओ? जैसे ही उसने पर्स को उठाया, क्या होगा? इंद्रदेव जी आएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को क्या बना देंगे? वैलिड। इसको क्या कहते हैं? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट इज अ फॉर्म ऑफ इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। सही बात है बिल्कुल, यहाँ तक। उसने पर्स के लिए बहुत ढूंढा, ठीक है, भागते रहा, कार्ड ढूंढा, एड्रेस ढूंढा, बहुत ढूंढ, ये सोचो इसको पर्स मिला था फैंसी बाजार में, और उस कन्या का घर था हाथी गांव में, ठीक है। इसने इसने क्या किया, उबर उबर बुक बुक करके बेचारा, क्योंकि डिटर्मिनेशन था ना, पैशन था, ठीक है, परसिवरेंस था, तो ये बेचारा खर्चा वर्चा करके पहुंच गया। हाँ, क्या? अभी रुको ना, ठीक है,
ये तो वैसे बात में स्टार्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये पहुंचा प्रेजेंट को कि मैम आपका पर्स गिर गया था। ठीक है, राशि राइट। ठीक है, तो बोला आपको कैसे पता? एक्चुअली आपका अंदर में वो आधार कार्ड है, वो था, इसको देख के मेरे को इंटेंशन स्टॉप करने का नहीं था। आई जस्ट केम फॉर हेल्प। ठीक है, रुका हुआ है। थैंक यू सो मच, इट हैड सो मेनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, थैंक गॉड आपने मेरा ये पर्स ढूंढ के ला दिया। सो आप कहाँ से आए? बोले आपका तो पर्स जो है फैंसी में गिरा था। ओ शिट, आप फैंसी से हटिंगा तक आए? बोला हाँ हाँ, क्या करूँ, आना तो था ही, मोटिवेशन। ठीक है, तो फिर बोला कि वो इट मस्ट हैव बीन कॉस्टिंग यू अ लॉट। बोला हाँ, थोड़ा खर्चा हो गया, ऊबर वगैरह में 500 550 रुपया लग गया, बट चलिए कोई बात नहीं, ऑल वर्थ इट। बोलते नहीं नहीं नहीं, आपको तो रुपया लेना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो फिर ये बोला कि नहीं नहीं नहीं, क्या आप भी बात बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं ले सकता। ठीक है, और रख के पर्स दे के आ गया। ठीक है, बाद में उसका नंबर ले लिया, ये अलग खुश। वो बोलता बस अब तो लाइफ सेट है। हाय हाय, हाय हाय। ठीक है, बात बात किया, लास्ट मैसेज आया, थैंक यू भैया। छन से टूट के तेरा सपना। ठीक है, जग फैंसी लगे। समझ में आया आपको? ऐसा हुआ है तुरंत में, ये बताया दुखी आत्मा की तरह बन गया। ये बोला साला, टाइम भी गया, पैसा भी गया, कुछ मिला भी नहीं, क्या जीवन इस जी को जी के, क्लास भी मिस किया उस दिन, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर ये फॉलो करने लगा जाकिर खान को। ठीक है, फिर एक दिन ऐसे मैसेज आया उसका, हाय यू देयर आफ्टर 2 3 मंथ्स। ये डिसइंटरेस्टेड भैया बोल चुका है, क्या बात है, अब तो आगे जब प्लेटफॉर्म ही खत्म हो गया है तो ट्रेन पकड़ के क्या मतलब। ठीक है, कि नेचुरली अभी निकलता है, ऐसा सोच के नहीं आता है। तो रौनक को मैसेज आया है कि हाय, हाउ आर यू डूइंग? फाइन। फाइन तो, सो ऑल गुड, यस, योर वर्क एंड ऑल इज फाइन, फाइन, फैमिली एंड गुड। एक्चुअली आई हैव टू से यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, टेल मी, क्वेश्चन मार्क। आप फ्री हो क्या? नॉट राइट नाउ। ठीक है, लाओ खा रहे। बोला एक्चुअली मुझे आपसे मिलना था। तो रौनक बोला कि हाँ ठीक है, मिल सकते हैं, मेरे क्लासेस का बजे खत्म होते हैं, फिर मेरे को ऑफिस जाना होता है, बहुत काम रहता है, बट स्टिल आई कैन ट्राई टू मैनेज 15 मिनट्स फॉर यू। ठीक है, तो फिर मिला, तो उसको याद आया कि एक्चुअली आई कुड नॉट थैंक यू एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय मैं भी काफी स्ट्रेस में थी। ठीक है, और बहुत प्रेशर चल रहा था फाइनेंशियली भी, बट नाउ आई एम ऑल सेटल्ड एंड ऑल। ठीक है, तो एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरे को गिफ्ट दे। ठीक है, तो उस लड़की ने इसे सोने का ब्रेसलेट हाथ पे दे दी, ये बोलते हुए कि थैंक यू फॉर द सर्विस दैट यू हैड प्रोवाइडेड। वैसे देखा जाए तो इसको जो सोने का जो ब्रेसलेट इसको दिया, उसके अगेंस्ट उसके अगेंस्ट क्या उसने कंसिडरेशन जो प्रोवाइड किया था पहले ऑफ गिविंग हर द पर्स, क्या उसके अगेंस्ट उसका इंटेंशन ये था कि बदले में कुछ मिले? दैट मीन्स इट वाज नॉट डन आउट ऑफ अर्निंग एनी फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन, इट वाज जस्ट डन फॉर द वॉलंटरी सर्विसेज। वॉलंटरी सर्विसेज मतलब इच्छा से मैंने आपको सर्विसेज दे दिया। मेरा इच्छा है, एक बच्चा आया पढ़ने के लिए, मैं उसको पढ़ा के भेज दिया। मैंने सोचा भी नहीं कि कुछ फीस फीस लेना पड़ेगा, मुझको लगा डाउट्स वगैरह क्लियर किया, वो चला गया। 2 महीने बाद में वो वापस आया, भैया आपसे पढ़ के गया था, बढ़िया मार्क्स आए, ले लीजिए आपका फीस ले लीजिए। क्या मैंने वो फीस जो लिया है, क्या उसके अगेंस्ट मैंने एज को सर्विसेज प्रोवाइड किया था? फिलहाल तो नहीं। और जब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड भी किया था, वो वॉलंटरीली प्रोवाइड किया था, राइट, मैंने अपना मन से प्रोवाइड किया था। और वो मन से जब मैंने प्रोवाइड किया है, उसके अगेंस्ट मैंने कोई कंसिडरेशन एक्सपेक्ट भी किया नहीं था। तो टेक्निकली व्हेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कंसिडरेशन इन रिटर्न, विल इट बी अ कॉन्ट्रैक्ट? द आंसर इज व्हाट? बट आई हैव रिसीव्ड अ कंसिडरेशन फॉर व्हाट? आई हैव रिसीव्ड अ कंसिडरेशन, आई हैव रिसीव्ड अ कॉम्पेंसेशन फॉर माय प्रीवियस वॉलंटरी सर्विसेज। जो मैंने आपको पढ़ाया उसके अगेंस्ट मेरे को पैसे आज मिल रहे हैं, फॉर सर्विसेज कब का? पहले का। तो टेक्निकली देयर इज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व, क्योंकि इस बार जो आप मुझे पैसे दे रहे हो उसके अगेंस्ट बदले में मैं कोई आपको कंसिडरेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहा। आप तो मुझे उसके लिए कॉम्पनसेट कर रहे हो जो कि मैंने अपना मन से ऐसे ही आपके लिए कर दिया। हाँ, तो टेक्निकली कैन आई से देयर वाज अ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हियर? द आंसर इज व्हाट? नो, बिकॉज़ कंसिडरेशन कैन नेवर बी वन साइडेड। इट कैन नॉट बी लाइक एक तरफा प्यार, इट हैज टू बी व्हाट? दो तरफा प्यार। इट इज नॉट ए दिल है मुश्किल, समझ में? इट हैज टू बी व्हाट? टू साइडेड, कि यहां से भी आया, यहां से भी गया। इस केस में क्या इधर से भी आया, इधर से भी गया क्या?
द आंसर इज व्हाट? नहीं, जब मैंने कंसिडरेशन प्रोवाइड किया था तो उसके बदले में कुछ मिलना था ही नहीं, कुछ आशा ही नहीं किया, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं। इस वाले केस में जो मुझे पैसे मिले हैं उसके अगेंस्ट में तुरंत अभी कोई कंसिडरेशन प्रोवाइड ही कर रहा नहीं। ठीक है, बट इवन इफ देयर वाज नो कंसिडरेशन इन्वॉल्व डायरेक्टली, क्या वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? दैट इज एक्सेप्शन नंबर 2। क्या लिखा हुआ देखिए, कॉम्पनसेशन फॉर पास वॉलंटरी सर्विसेज, अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होनली और इन पार्ट, प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होनली और इन पार्ट, पूरा या फिर कुछ पार्ट तक, फर्स्ट इन पार्ट, a person whom has already voluntarily done something for the promisor is enforceable। आपको याद है वो सीन कौन सा भैया? ये वाला, ये लड़की को बचाते याद है क्या? याद है ना ये वाला सीन? ठीक है, पूरा नहीं लिखा होगा। ये बचाया, उसको मारा, सब कुछ किया, और फिर लास्ट में लड़की को, ये मन से किया ना, ये बोला हमको कुछ बदले में मिलेगा नहीं। ठीक है, अल्टीमेटली ये लड़की बाद में जाना ना किसी और की बहुत बड़ी एमएलए की बेटी है, और उसने क्या दे दिया था इसको, आके बोला कि ये मेरे तरफ से आप एक गिफ्ट रखिए। ठीक है, तो जो सर्विसेज आपने प्रोवाइड किया था वो कैसे प्रोवाइड किया था आपने? वॉलंटरीली। ठीक है, किसके लिए रेंडर किया आपने? फॉर द प्रॉमिसर, यानी कि उस लड़की के लिए। द प्रॉमिसर मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम व्हेन द सर्विसेज वाज रेंडर्ड, मतलब उस समय थी क्या वो? ठीक, ठीक है। उसके बाद में अगर वो कॉम्पनसेट करती है, अगर ये तीनों चीज हुआ, मैंने अपना मन से सर्विस प्रोवाइड किया, किसके लिए प्रोवाइड किया? प्रॉमिसर के लिए प्रोवाइड किया, और वो प्रॉमिसर थी व्हेन आई रेंडेड द सर्विसेज, उस केस में इवन इफ आई एम गेटिंग अ कॉम्पनसेशन आफ्टर माय सर्विस, स्टिल इट विल बी कंसिडर्ड एज अ still it be considered as a valid contract। समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? पक्की बात, मैंने सर्विसेज पहले दे दिया था, मन से दिया था, प्रोमिसर के लिए दिया, और उस समय वो थी जब मैंने सर्विसेज प्रोवाइड किया। उस सर्विस के अगेंस्ट अगर बाद में मुझे कुछ भी पार्ट या फिर फुल्ली अमाउंट मिलता है तो उसको मैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानूंगा। आज समझ में आया या नहीं आया? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ये पहले वाला एग्जांपल से रिलेट करो, ज्यादा जल्दी से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल? मैंने दो एक्सेप्शन कर लिया है। ठीक है, देयर आर कपल ऑफ मोर थिंग्स दैट यू हैव टू स्टडी, जो कि अपन नेक्स्ट क्लास प्रोबेबली टुमारो विल स्टडी द रेस्ट ऑफ द पार्ट। ठीक है, आई होप कि आप वाला क्लास में आप लोगों को भारी मजा आया। आया तो सारा एग्जाम्पल था तो? ठीक है, चलेगा? चलो आज के लिए ऐड करते हैं।